सो वेलकम एवरीवन। इस क्लास में ना हम कोरल्स को स्टडी करेंगे, यानी कि अब हम ना जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो मुझे स्टडी करना है वो है कोरल्स। तो कोरल्स किस चीज को बिलोंग करते हैं? ठीक है, मतलब मोटा मोटा हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी ना, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कि हम होमोसेपियंस, ठीक है, हम एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं, हम मैमल्स एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये मुझको पता होनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो कोरल्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? वो निडेरियंस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें जो ये सी लिखा है ये साइलेंट होता है, तो इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करता हूँ? निडेरियंस प्रोनाउंस करता हूँ। निडेरियंस क्या है? मेरा एक फाइलम है। ठीक है, फाइलम एक बहुत बड़ा टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा यूनिट होता है, किंगडम के बाद आता है। ठीक है, यानी कि मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। निडेरियंस में अगर मैं देखूं तो निडेरियंस में मोटा मोटा ना मेरे पास 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। सबसे पहला तो कोरल सी। ठीक है, ये दोनों इमेजेस मेरी कोरल की हैं। अगर जैसे मैं ना जियोमॉर्फ में कोरल्स पढ़ता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक टर्म आता है कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ जैसे ही मेरे दिमाग में टर्म आता है तो मुझको क्या लगता है, मैं समुद्र में हूँ और मैंने एक हार्ड किसी स्टोन की बात कर रहा हूँ, किसी पत्थर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जो कोरल्स होते हैं ना वो हमारे जैसे ही होते हैं। मेरे पास एक स्केलेटन है, हार्ड पार्ट है, और मेरे पास सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज भी है। सेम कोरल्स के पास भी ना हार्ड पार्ट्स होते हैं और ये टेंटिकल जैसे सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज भी होते हैं। तो जब मैं कोरल्स को सोचूं तो मेरे दिमाग में ना कोरल रीफ नहीं आना चाहिए कि पत्थर नहीं आने चाहिए, मेरे दिमाग में आना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास हार्ड पार्ट्स भी हैं बॉडी में और सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं बॉडी में। सेकेंड, निडेरियंस में जो ऑर्गेनिज्म आता है वो है सी एनिमोल, और जो तीसरा है वो है जेलीफिश। ठीक है, शायद सी एनिमोल मैंने ना कभी ना सुना हो, लेकिन जेलीफिश से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जेलीफिश मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना। तो ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स, कोरल्स, सी एनिमोल और जेलीफिश, किसको बिलोंग करते हैं? निडेरियन फाइलम को बिलोंग करते हैं। ओके, अब एक बार ना क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं। मेरे पास एक और इशू है, कोरल। कोरल के लिए ना एक और इशू होता है। कोरल जब मैं किसी को बोलता हूँ ना तो जर्नली लोगों को लगता है कोरल कोई ना प्लांट है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी कोरल्स ना एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मुझे कभी भी ये नहीं सोचना कोरल्स प्लांट्स हैं। कोरल्स रियलिटी में एनिमल्स होते हैं, यानी कि किस किंगडम को बिलोंग करेंगे? एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करेंगे। एनिमेलिया किंगडम में कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? वो निडेरियन फाइलम को बिलोंग करते हैं। उसमें भी जो उनका क्लास है वो कौन सा है? एंथोजोआ क्लास। ठीक है, तो जो मेरे कोरल्स है वो एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं। सी एनिमल्स भी मेरे एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं। जेलीफिश मेरा किसी और उसको बिलोंग करता है जिसका नाम है मेड्यूसाजोआ। ठीक है, इन दोनों का मुझको अगर याद ना भी रहे कोई इशू नहीं है, मुझको कोरल्स का याद रहना चाहिए। तो एनिमेलिया, निडेरियंस और एंथोजोआ, ये 3 मुझको यूनिट्स पता होने चाहिए कोरल्स के बारे में। अब इशू क्या आता है ना, जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं, वो जब ये टर्म देखते हैं, ठीक है, उनको शायद समझ में आता हो, लेकिन ये टर्म्स याद नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी से मिलते हो, जैसे मुझसे कोई मिलता है, वो मुझे अपना नाम बताता है, मैं उसे अपना नाम बताता हूँ। जैसे ही वो जाता है मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। ठीक है, जबकि मुझको ना याद रहना चाहिए कि हाँ उसका नाम क्या था, क्या नाम बताया था। तो सेम इशू ना इसमें भी होता है, हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। तो मुझको क्या करना है ना, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि ये जो मेरे पास टर्मिनोलॉजीज है, इनके लिए ना मेरे पास कोई एक स्टोरी या फिर एक कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जब मैं एक स्टोरी सुनता हूँ ना, या मैं एक फोटोग्राफ देखता हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में बेटर स्टिक होती है इंस्टेड ऑफ जब मैं डायरेक्ट सिर्फ टर्म्स देखता हूँ। तो मुझको कोशिश करनी है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनके लिए मेरे पास एक स्टोरी हो, ताकि ये दिमाग में मेरे अच्छे से फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेड्यूसाजोआ की बात करूँ तो मेरे पास एक ग्रीक माइथोलॉजी या रोमन माइथोलॉजी में ना एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मेड्यूसा। ठीक है, और जैसे हमारे पास बाल होते हैं, मेड्यूसा के बाल की जगह सांप है। ठीक है, तो अगर मैं ये फोटोग्राफ देखूं तो ये सब ना स्नेक्स है, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ना ऐसे ही कुछ लग रहा है, जैसे ये सी एनिमल्स के ये लग रहे हैं, टेंटिकल्स लग रहे हैं, या फिर ये कोरल्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज है ये लग रहे हैं। तो अगर मुझको पता है कि मेड्यूसा नाम का कोई एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो मेरे को ना आसानी होगी ये टर्म याद करने में, मेड्यूसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेंटिकल से मैं सी एनिमल्स, कोरल्स याद रख लूंगा, और फिर मुझे याद आ जाएगा कि ये जेलीफिश का क्लास है। अब ये मेरे लिए कारगर है क्योंकि मुझको मालूम है कि ये एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है
शायद आपने ये कैरेक्टर भी पहली बार सुना, तो फिर ना ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा आपको मेडुसाज़ोआ याद करने में। तो मुझको क्या करना है, अगर मेरे तरीकों से आपको याद नहीं होता तो आपको खुद कुछ ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कुछ स्टोरी बनानी पड़ेगी ताकि मैं ये सारे के सारे टर्म्स याद कर सकूं, क्योंकि एग्जाम में मुझको ये चाहिए, ये टर्म्स मुझको चाहिए एग्जाम। तो चलो मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन का मतलब है कहां से कहानी चालू हो रही है, किसकी कहानी, निडेरियंस की। अभी मैं ना कोरल्स की बात नहीं कर रहा, अभी मोटा मोटा निडेरियंस को समझते हैं, फिर कोरल्स पे जाएंगे। तो कहां से आते हैं कोरल्स, सबसे पुराना कोरल प्री कैम्ब्रियन, सॉरी सबसे पुराना निडेरियन प्री कैम्ब्रियन टाइम। प्री कैम्ब्रियन मतलब आप कुछ 500 550 साल, मतलब मिलियन ईयर, सॉरी, उससे पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, प्री कैम्ब्रियन बहुत पुराना टाइम। अब क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैं क्या कहते हैं कुछ मिलियन ईयर साल पहले होमोजीनस का एवोल्यूशन स्टार्ट, तो हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स है। जबकि जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पीछे जाते हैं ना, जो हमारी लाइफ फॉर्म्स है ना वो सिंपलर होती है। अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरे पास एक स्पेसिफिक टिश्यू है जो मेरा हार्ट का टिश्यू है, जिसका एक ही काम है कि वो ब्लड पंप करे। मेरे ब्रेन के टिश्यूज अलग काम कर रहे हैं, मेरी आईज के टिश्यूज अलग काम कर रहे हैं। तो मेरी बॉडी में ना सब क्लासिफिकेशन है, बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं ना सिंपलर लाइफ फॉर्म्स का क्या मतलब हुआ, सिंपलर लाइफ फॉर्म्स का मतलब हुआ कि आपके पास ना इतने कुछ खास क्लासिफिकेशन नहीं है आपकी बॉडी में, ठीक है, कि आपके ना हार्ट का टिश्यू अलग है, लंग के टिश्यू अलग है, मोटा मोटा ठीक है आप लाइफ फॉर्म हो, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स कुछ आपके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। तो क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन के निडेरियंस प्री कैम्ब्रियन के लाइफ फॉर्म्स है, वहां पे इनका स्टार्टिंग हुआ था, तो ऑब्वियसली ये कौन सी लाइफ फॉर्म होनी चाहिए, ये सिंपलर लाइफ फॉर्म्स होनी चाहिए। तो निडेरियंस को जब मैं देखता हूँ ना, तो इनके पास ना टिश्यूज तो होते हैं, लेकिन ये टिश्यूज ना ऑर्गन्स नहीं बना पाते। तो ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है, अलग ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि हार्ट के टिश्यूज ना एक स्पेसिफिक काम करते हैं जो मेरे आई के टिश्यूज नहीं कर सकती। तो इनमें टिश्यूज बनते हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं बना पाते, ठीक है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता इनके टिश्यूज। क्यों, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही है, जितना पुराना ऑर्गेनिज्म होगा उतना उसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होगा बॉडी का। निडेरियंस में टिश्यूज हैं लेकिन ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं है, एक बहुत ही प्रिमिटिव ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी। अब ये एक टर्म है मेरे पास, लाइफ साइकिल। अब जो लाइफ साइकिल टर्म होता है, जैसे मैं ह्यूमंस की लाइफ साइकिल की बात करूं तो हम चालू होते हैं इन्फेंट से, ठीक है, फिर हम बनते हैं टीनेज, टीनेज के बाद हम अडल्ट बनते हैं, अडल्ट के बाद हमारा ओल्ड एज आता है और फिर हम मर जाते हैं, ठीक है। ये लाइफ फॉर्म है मेरी, ठीक है, कि हर ह्यूमन बीइंग पहले बच्चा होगा, पहले इन्फेंट होगा, फिर बड़ा होगा, टीनेज बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड एज आएगी, फिर मर जाएगा। ये हमारा लाइफ फॉर्म, ठीक है, लाइफ साइकिल है। सेम चीज ना हमारे हर ऑर्गेनिज्म के लिए होती है, हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है। तो जो हमारे निडेरियंस हैं उनके पास ना सिर्फ दो लाइफ साइकिल है, एक को मैं कहता हूँ पॉलिप और एक को मैं फिर से कहता हूँ वही टर्म मेड्यूसा, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जो निडेरियंस के लिए यूज होते हैं। तो निडेरियंस या तो पॉलिप वाले में होंगे, जैसे मैं अभी अडल्ट लाइफ साइकिल का पार्ट, तो कुछ मेरे पास दुनिया में निडेरियंस होंगे जो मेड्यूसा लाइफ स्टेज के पार्ट होंगे, कुछ होंगे जो पॉलिप लाइफ स्टेज के पार्ट होंगे। तो ये कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन है, बचपन बुढ़ापा ऐसा क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं बात करूं पॉलिप और मेड्यूसा की ना, तो मुझको दो टर्म्स पहले समझने पड़ेंगे, एक टर्म है बेंथिक और एक टर्म है प्लैंक्टोनिक। बेंथिक का मतलब क्या होता है कि ये आपका मान लेते हैं सरफेस, पानी का सरफेस है, अगर आप ओशन में तो ओशन का सरफेस है, ये ओशन का फ्लोर है। तो बेंथिक जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं ना दुनिया में वो यहाँ रहते हैं, ओशन के फ्लोर के पास रहना पसंद करते हैं। प्लैंक्टोनिक क्या होता है, प्लैंक्टोनिक ना फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि वो फ्लोट करते हैं। कहाँ फ्लोट करते हैं, सरफेस के पास फ्लोट करते हैं।
ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन होता है। बेंथिक, जब भी आप बात करोगे बेंथिक, तो आप ओशन फ्लोर के पास हो, और अगर आप प्लैंक्टोनिक की बात कर रहे हो तो आप ओशन के सरफेस के पास, ठीक है, आप फ्लोट कर रहे हो, राइट। तो जो मेरा पॉलिप होता है, पॉलिप क्या है, बेंथिक, ठीक है, यानी कि सी फ्लोर के पास में रहता है। मेड्यूसा क्या है, प्लैंक्टोनिक, ठीक है, ऐसे फ्री फ्लोट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बचपन में होते हैं, हम घर में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे ही बड़े होते हैं हमको आजादी चाहिए, हमको बाहर निकलना है, ठीक है, सेम सिनेरियो पॉलिप में, मेड्यूसा में सेम सिनेरियो होगा। तो क्योंकि ये बेंथिक है, तो मोटा मोटा ना ये एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, यानी कि जब ये पॉलिप फेस में होते हैं हमारे निडेरियंस, इनको मूवमेंट करना इतना पसंद नहीं होता, एक ही जगह बैठ के रहती है। सेम मेड्यूसा वाले क्या होते हैं, क्योंकि प्लैंक्टोनिक है तो ये स्विम करते हैं, इनको ना मजा आता है कि मैं एक्सप्लोर करूं दुनिया को। तो ये दो टर्मिनोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए, बेंथिक और प्लैंक्टोनिक, ये हमने कर लिया, ठीक है। और ये दो नाम तो मुझको कायदे से बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, पॉलिप और मेड्यूसा। अब जैसे ये है जेलीफिश, जेलीफिश जैसे ही मेरे दिमाग में आता है ना, ऐसे एक फ्लोट करती हुई एक ऑर्गेनिज्म मेरे दिमाग में आती है, तो ये कौन सा वाला लाइफ स्टेज होगा, ये मेड्यूसा वाला लाइफ स्टेज, ठीक है। हमने अभी देखा मेड्यूसा कौन सा है, स्विमिंग, प्लैंक्टोनिक। तो जब मैं जेलीफिश दिमाग में आता है, जेलीफिश ऐसे ओशन में ट्रैवल कर रही है ना, आराम से मूव कर रही है, स्विम कर रही है, तो सेम चीज यहाँ हो रही है, ये मेड्यूसा का लाइफ फॉर्म है। जेलीफिश भी निडेरियन है, तो जेलीफिश का ये मेड्यूसा का लाइफ फॉर्म। लेकिन हमेशा जेलीफिश ऐसे नहीं होती, जब जेलीफिश यंग होती है तब वो सी फ्लोर से अटैच्ड होती है, ये उसका पॉलिप है, ये उसका पॉलिप, ठीक है। तो जेलीफिश भी ना दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, पहले वो पॉलिप होती है, फिर वो मेड्यूसा बनती है, फिर ये फिर से इसमें ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है कि आप एक टाइम पे पॉलिप बनते हो, फिर मेड्यूसा, मतलब एक टाइम पे आप घर में बेंथिक एरियाज में रहते हो, फिर आप फ्लोट करने निकल जाते हो ओशन, ठीक है। तो ये हर निडेरियन के साथ होता है, जेलीफिश के साथ होता है, सी एनिमल्स के साथ होता है, कोरल्स के साथ होता है नहीं होता है ये चेक करेंगे, लेकिन मोटा मोटा सारे निडेरियंस के साथ होता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक अच्छा डायग्राम है, तो ये मेरा पॉलिप का स्टेज है, यानी कि आप अटैच्ड हो ओशन फ्लोर से। फिर आप क्या करोगे, आप मेड्यूसा के स्टेज में इवॉल्व होगे और ये फ्लोर छोड़ के भाग जाओगे ओशन में तैरते। फिर आप रिप्रोड्यूस करोगे, और रिप्रोड्यूस करके आप फिर से पॉलिप के स्टेज में आ जाओगे, और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये मुझको ध्यान में रखना है कि मेड्यूसा और पॉलिप दो स्टेजेस होते हैं सारे निडेरियंस के लिए। तो कभी वो बचपन में ऐसे होते हैं, फिर बड़े होके ऐसे हो जाते हैं, फिर ये चक्कर चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो ये हमने देखा कि ये जो स्विमिंग लार्वा है, अगर ये सेटल कर जाते हैं, कहाँ सेटल करते हैं, सी बेड पे, तो ये पॉलिप बन जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये जो रिप्रोडक्शन के बाद आपका ऑफस्प्रिंग बना है, लार्वा बना है, अगर ये बेंथिक बन जाए, मतलब सॉरी सी फ्लोर पे आके बैठ जाए, तो ऑब्वियसली ये पॉलिप स्टेज में चला जाएगा। तो ये लार्वा अगर सेटल कर जाता है सी फ्लोर पे, तो ये पॉलिप बन जाता है। अब ये जो पॉलिप है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, वो डायरेक्ट अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, डायरेक्ट अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। और जनरली मेड्यूसा वाला जो स्टेज है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। जब वो प्लैंक्टोनिक होता है तो जनरली वो एक सेक्सुअल फेज में होता है, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब आप खुद ही डिवाइड हो जाते हो, सेल्स आपके डिवाइड हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, आपको मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मेरे कोरल्स है ना, एक टाइम पे जो मेरे कोरल्स थे, वो ये मेड्यूसा पॉलिप का गेम खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है कि हम ये मेड्यूसा वाला जो है प्लैंक्टोनिक स्टेज जो है ना मेरी, मैं ये वाला गेम नहीं खेलूंगा, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ पॉलिप बन के काटूंगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज था ये पहले होता था कोरल्स के लिए, अब कोरल्स ये मेड्यूसा वाला स्टेज फॉलो नहीं करते। जेलीफिश तैरती है, कोरल्स ऐसे तैरने का मन नहीं करता उनका, कोरल्स का मन करता है मैं एक पॉलिप बन के आराम से ओशन फ्लोर पे बैठा, ठीक है, मुझको मूव नहीं करना। तो ये एवोल्यूशनरी चेंज आया है मेरे
कोरल्स में, कोरल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा ये वही स्लाइड ना फिर से कॉपी होगी एक बार। ओके, अब बात करते हैं ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मोटा मोटा मुझे मालूम ही है, मुझे मालूम है जेलीफिश कहाँ मिलती है, जेलीफिश ओशन में मिलती है। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं सारे के सारे निडेरियंस? ओशन में मिलते हैं, सी में मिलते हैं। कुछ मेरे पास निडेरियंस हैं जो फ्रेश वाटर में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम निडेरियंस, चाहे वो कोरल हो, जेलीफिश हो, सी एनिमल्स हो, सारे के सारे सी में मिलते हैं। तो जब भी मैं दिमाग मुझसे कोई पूछे कौन सा इन्वायरमेंट है निडेरियंस का या कौन सा इन्वायरमेंट है कोरल्स का, मेरा सी है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स नहीं है, सी है। ठीक है, या ओशियंस। अब हम आते हैं कोरल्स पे। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली कोरल्स की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। कोरल्स हमको मालूम है क्या है, सी एनिमल्स है, फ्लावर लाइक सी एनिमल्स है, इसलिए बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है इनको देख के कि ये तो फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर जैसा दिखता है लेकिन है वो एनिमेलिया किंगडम का पार्ट, तो वो है एनिमल, प्रॉपर एनिमल। और जो कोरल्स होते हैं ना, वो दो तरीके से जिंदगी काटते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं, पहले ह्यूमंस जॉइंट फैमिलीज में रहते थे इंडिया में। ठीक है, या फिर अगर मैं होमो सेपियंस से भी पहले जाऊं तो हम लोग ट्राइब्स में रहते थे। और अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। ठीक है, कि मियाँ बीबी साथ में रहते हैं बस, माँ बाप अलग रहते हैं, चाचा ताऊ तो और अलग रहते हैं। तो ये ह्यूमंस का टेंडेंसी हो चुका है कि पहले हम ट्राइब्स में रहते थे और अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। सेम चीज ना कोरल्स में भी होती है। कुछ कोरल्स होते हैं मेरे जो ट्राइब्स में रहना पसंद करते हैं। अब ये जो टर्म है ना ट्राइब्स, ये मैं यूज नहीं करता, मैं क्या यूज करता हूँ, कॉलोनी। ठीक है, जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो गए अपने सोसाइटी में, वो वाला टर्म कॉलोनी में, हम वो कॉलोनी जो टर्म है ना वो यूज होता है कोरल्स के लिए, ट्राइब यूज नहीं। तो कुछ मेरे कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि बहुत सारे एक साथ रहते हैं। कुछ होते हैं जो अकेले रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो ये अकेले वाले हैं ना, ह्यूमंस के जैसे नहीं है। ह्यूमंस में न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है दुनिया में, कोरल्स में ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज है या सॉलिटरी कोरल्स जो है, ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली मुझको मिलता है। मैक्सिमम मेरे पास क्या होती है, कॉलोनीज होती है। तो जो मैं ये टर्म यूज करता हूँ ना, कोरल रीफ, तो मेरे दिमाग में आता है किलोमीटर लंबा एक पत्थर का वो है, सिनारियो है। वो क्या है, कॉलोनीज है, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा तो अकेला कोरल नहीं हो सकता, तो उसमें मल्टीपल कोरल्स है। ठीक है, वो एक कॉलोनी है कोरल्स। और सॉलिटरी कोरल्स बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोरल्स के बारे में, थोड़ी सी और बात करते हैं। तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है मेरे दुनिया में ना, जिनका जो नाइट लाइफ है, ठीक है, वो हम ह्यूमन से भी बेटर। ठीक है, हम लोग तो क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं ऐश करने। एनिमल्स का नाइट लाइफ ना हमसे भी एकदम बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं रात में। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है बायोल्यूमिनेसेंस का। ठीक है, कि रात में कुछ ऑर्गेनिज्म ना चमकते हैं। तो ये कोरल्स नहीं है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कोरल्स को ना पार्टी करना बहुत पसंद है। ठीक है, और पार्टी कब होती है, पार्टी तो रात में ही होती है, नाइट में ही पार्टी होती है। तो कोरल्स अगर मैं देखूंगा ना, तो जनरली नाइट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग क्लब्स में जाते हैं, सेम ये बंदा मेरा कोरल है। ठीक है, ये कोरल का एक दोस्त है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और कोरल जब वहां पहुंचता है तब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए फ्रेश वाटर, क्योंकि वो पार्टी करके तो आया है, लेकिन अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखता है। उसको एक सर्टेन अमाउंट का फ्रेश वाटर चाहिए। ठीक है, उसको पुराना बासी पानी नहीं चाहिए जिसमें ना चीजें तैर रही। तो वो पार्टी जरूर करेगा, लेकिन उसको फ्रेश वाटर भी चाहिए। ठीक है, तो कोरल्स हमारे क्या हुए फिर, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं कोरल्स की, कोरल मेरे नॉकटर्नल। ठीक है, रात में पार्टी करते हैं। तो ये नाइट आउल्स होते हैं बेचारे। ठीक है, सिर्फ आप ही नाइट आउल नहीं हो, कोरल्स भी नाइट आउल्स। और रात में इनके जो ये पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, जो इनके ऐसे टेंटिकल्स ऊपर निकल रहे थे ना, इनकी मदद से ये लोग फीड करते हैं। ठीक है, तो नॉकटर्नल हो गए, कैसे फीड करते हैं, अपने जो टेंटिकल्स ऊपर से निकल रहे हैं पॉलिप के ऊपर, उससे फीड करते हैं। और खाते क्या है, प्लैंक्टन्स खाते हैं, यानी कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं
जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री फ्लोट कर रहे हैं। फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है? जब मैं प्लैंक्टन्स की डेफिनेशन देखता हूँ ना, तो मेरे पास ये टर्म आता है फ्री फ्लोट। फ्लोट का तो मतलब मैं समझ गया, प्लैंक्टन है उनको तो तैरना पसंद है। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है ना, जो इनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो ना के बराबर है, ठीक है। जैसे आप ओशन में जाओगे ना, तो करंट इधर को आ रहा है, आप चाहो तो करंट के अगेंस्ट भी तैर सकते हो थोड़े टाइम तक, क्योंकि आपके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ है। प्लैंक्टन्स के पास कोई मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास इतनी मसल्स होती नहीं कि ये करंट के अगेंस्ट जा पाए, इसलिए ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। जहां करंट ले जा रहा है वहां ये चलने को तैयार। तो क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास इतनी ताकत है नहीं, तो इनको कौन खाता है? इनको खाते हैं हमारे कोरल्स, ठीक है। ये इनका फीड हो गया, ये इनका लाइफस्टाइल हो गया। अब जो हमने बात करी थी ना उस दोस्त की, जब भी कोरल पार्टी में जा रहा है उसके पास एक दोस्त उसके साथ जाता है, ये दोस्त जो है हमारा, ये मेरा एक एल्गी है, ठीक है। इसका नाम है ज़ूएंथिले, ठीक है। ये टर्म मुझको ना थोड़ा दिक्कत होगा प्रोनाउंस करने में या फिर याद करने में, लेकिन मुझको करना पड़ेगा। अगर मुझको ज़ूएंथिले याद नहीं होता है तो मैं बस इतना याद कर लूंगा, क्या है ये? एक तरीके की एल्गी, ठीक है। और कोरल के कंटेक्स्ट में कोरल के कंटेक्स्ट में ये एल्गी क्या है? एक दोस्त है। कैसा दोस्त है? सिम्बायोटिक, ठीक है। यानी कि ये कुछ लेता है, ये कुछ देता है, आपको फ्री में उधार नहीं देता, आपको उधार देता है, फिर आपसे आपकी बाइक की चाबी भी लेता है चलाने की। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, थोड़ा सा आप करो थोड़ा सा मैं करूंगा, वैसा इनका दोस्ती। अभी हम देखेंगे इनके दोस्ती के बारे में, अभी बाकी चीजें क्लियर कर लेते हैं। लाइफस्टाइल में कोरल्स मेरे कहाँ रहते हैं? शैलो एरियाज में रहते हैं, ठीक है, और क्लीन पानी में रहते हैं। शैलो एरियाज, क्लीन वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ओशियन ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर का डेप्थ है, तो जो आपके कोरल्स है ना वो बेंथिक तो है, ठीक है। आपका जो पॉलिप का स्टेज है, आपने बोला कि ये बेंथिक है, यानी कि इसको क्या प्रेफर है? इसको प्रेफरेंस है कि मैं फ्लोर के ऊपर रहूं, ओशन फ्लोर के ऊपर रहूं। लेकिन बेंथिक होने का मतलब ये नहीं कि जो कोरल्स का जो पॉलिप स्टेज है वो 1 किलोमीटर डेप्थ पे रह सकता है, वो है तो बेंथिक, लेकिन वो यहां रहता है, सरफेस के पास में रहता है, नियर सरफेस में, ठीक है। तो ये जितना एरिया है ना, यहाँ पे मेरे कोई कोरल्स नहीं होते, यहाँ पे मेरे कोरल्स एग्जिस्ट नहीं करते। कोरल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बेंथिक हैं, लेकिन सरफेस के पास वाले बेंथिक, ठीक है। सेकंड, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए क्लीन वाटर। तो कोरल्स पार्टी करने के बाद जो पानी मांग रहे थे ना, वो क्लीन होना चाहिए, तो इनको क्लीन वाटर चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना ऐसे मडी वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मडी वाटर नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए कि सनलाइट आए मुझको दिखे कि हाँ सनलाइट आ रही, ठीक है। ऐसे कोई मडी वाटर नहीं चाहिए मेरे को। तो 3 चीजें हमने कर ली, नॉकटर्नल है, प्लैंक्टन्स खाते हैं, अपने टेंटिकल से खाते हैं, एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। कहाँ सर्वाइव करते हैं बेस्ट? शैलो वाटर्स में सर्वाइव करते हैं, जहां पर उनको क्लीन वाटर मिले, यानी कि मडी वाटर ना मिले, ठीक है। थर्ड, सॉरी, लास्ट पॉइंट, सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी जो उनको चाहिए था ना, फ्रेश वाटर था, ठीक है, साफ वाटर था, लेकिन ये पानी पीने वाला नहीं था। हम लोग नहीं पीते, नल का पानी में डायरेक्टली नहीं पीता इंडिया में, क्यों? क्योंकि सॉल्टी होता है वो पानी। लेकिन कोरल्स को चलता है, कोरल्स को नलके का पानी चाहिए, उनको बिस्लेरी की बोतल से पानी नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए था कि उसमें ना मटमैला पानी ना हो, सेडिमेंट्स ना हो, सॉल्टी होगा चलेगा, उसके अंदर सोडियम है, कैल्शियम है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझको तो ये चाहिए, मेरी तो प्रेफरेंस है। आगे मैं देखूंगा, मुझको तो ये चाहिए, मैं बिस्लेरी का पानी पीना ही नहीं चाहता। तो कोरल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं? सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो जहां पे रिवर्स आती हैं ओशन में मिलने, वहां पे ये सर्वाइव नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब रिवर आती है, ऐसे रिवर आती है, ओशन में मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म बनता है मोस्ट प्रोबेबली। वो लैंडफॉर्म का क्या नाम है?
डेल्टास, ठीक है। मोस्ट केसेस में जब भी रिवर ओशन से मिलती है डेल्टा फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इस रिवर में जो ये सेडिमेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि हमारे कोरल्स को ना ये मटमैला पानी नहीं चाहिए, इसलिए जहां पे रिवर्स आके मिलती है ना ओशन में, चाहे वो क्या कहते हैं सरफेस के पास में हो एरिया, ठीक है, बाकी सारी कंडीशंस मीट हो रही है, लेकिन क्योंकि ये मटमैला पानी नदी लेके आ रही है इसलिए कोरल्स यहाँ सरवाइव नहीं करते। कोरल्स को चाहिए कि आप नदी के माउथ से बहुत दूर हो। मैं डेल्टास के पास में नहीं फॉर्म होऊंगा, मुझे मडी वाटर नहीं चाहिए, मैं डेल्टास से दूर फॉर्म होऊंगा। तो जहां पे भी नदियां आके मिलती हैं वहां पे मेरे कोरल सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अब एक बार ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हम बात कर रहे थे ना वो देख लेते हैं, क्या है ये एक्सचेंज, क्या है गिव एंड टेक, क्या है। तो सबसे पहला गिव एंड टेक तो जो मेरा ये है, कोरल्स एल्गे। अगर मेरे दिमाग में मैं कोरल्स की बात करूं ना तो कोरल्स मेरे हैं थोड़े से बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गे तो मेरा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा होगी? इसके पास होगी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? कोरल प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। तो एल्गे कोरल पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि कोरल एल्गी को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो जो कोरल है वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं इन एल्गीज को, ठीक है। सेकंड, एल्गी क्या देता है उसको? एल्गी फिर उसको ना न्यूट्रिएंट्स देता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक काम कर सकता है, सनलाइट को कन्वर्ट कर सकता है, तो इसलिए एल्गी उसको एक न्यूट्रिएंट का चेन देता है, ठीक है। तो ये इनका गिव एंड टेक है कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा तो मुझको न्यूट्रिएंट्स देगा, ये इनका गिव एंड टेक चलता है। सेकंड, एक और इसके पास पॉइंट है एल्गी के पास कि एल्गी कोरल्स को ना हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? कोरल्स का ना स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। तो कोरल्स अपना स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी हड्डी टूट गई है, ठीक है, आपको दवाई रेकमेंड करेगा डॉक्टर, वो दवाई आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी आपकी बोन रिकवर करने में, बोन को ज्वाइन करने में जो टूटी है। सेम चीज कोरल्स के साथ है, कोरल्स को भी अपना स्केलेटन बनाना है। तो ये जो एल्गी है ये क्या करती है? ये हेल्प करती है स्केलेटन बनाने में, ठीक है। और ये जो स्केलेटन होता है किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। कौन से मिनरल से? एरागोनाइट से बनता है, ठीक है। तो एरागोनाइट केमिकली CaCO3 होता है, और क्योंकि कोरल को CaCO3 से वो बनाना है, अपना स्केलेटन बनाना है, और आज के जमाने में अगर आप ओशन में CaCO3 प्रेसिपिटेट करना चाहते हो तो आपको एरागोनाइट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, कैल्साइट की फॉर्म में नहीं कर सकते आप प्रेसिपिटेट। इसलिए एरागोनाइट के शेल्स बनाता है कोरल, और ये प्रेसिपिटेशन में हेल्प करती है एल्गी। तो एल्गी इसको न्यूट्रिएंट्स भी दे रही है और इसके स्केलेटन बनाने में भी इसकी हेल्प कर रही है, और कोरल क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्शन दे रहा है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। सेकंड, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा था कि ये बेंथिक थे, जो मेरे कोरल्स थे ना ये बेंथिक तो थे, कोरल्स मेरे बेंथिक थे, यानी कि इनको सी फ्लोर चाहिए रहने के लिए, लेकिन इतना भी डेप्थ पे नहीं चाहिए, शैलो सी फ्लोर्स चाहिए, ठीक है। मैं 1 किलोमीटर नीचे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये दोस्ती इनको बरकरार रखनी, अगर ये दोस्ती टूट जाएगी तो कोरल्स की जिंदगी बहुत टफ हो जाती। अब आपको दोस्ती रखनी है एल्गे से। एल्गे क्या है? एल्गे फोटोसिंथेटिक है। एल्गे हमारा फोटो सिंथेसिस करता है, यानी कि अपना खाना कैसे बनाता है? सनलाइट से बनाता है। अब आपके दोस्त को चाहिए सनलाइट, यानी कि वो 1 किलोमीटर नीचे नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है, जो सनलाइट का फोटिक जोन है वो कुछ मीटर्स तक ही होता है, उसके नीचे सनलाइट नहीं जाती। तो क्योंकि आपके दोस्त को चाहिए सनलाइट, इसलिए आप सरवाइव नहीं कर सकते
एक्सट्रीम डेप्थ पे, आपको शैलो डेप्थ पे ही सर्वाइव करना है, क्योंकि आपका दोस्त नहीं सर्वाइव कर सकता डीपर डेप्थ। इसलिए ये लोग ना फोर्टिक जोन में रहते हैं, यानी कि वो जोन जहां तक सनलाइट पास कर पाती है, उसके नीचे ये लोग जनरली नहीं रहते। कुछ तरीके के कोरल्स हैं जिनको ना इन एल्गी से कोई दोस्ती नहीं रखनी, वो रहते हैं डीपर ओशियंस में, लेकिन मैक्सिमम जो कोरल्स हैं वो सारे के सारे शैलो पार्ट्स ऑफ द ओशन में रहते हैं, फोर्टिक जोन में रहते हैं, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनको मेंटेन करनी है। ओके, चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देखते हैं, कोरल्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं बताऊं कोरल कितने तरीके होते हैं? दो तरीके के होते हैं कोरल। एक हार्ड कोरल होता है, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोरल होता है, और एक होता है सॉफ्ट कोरल। ठीक है, दो तरीके के कोरल्स होते हैं। तो जो हार्ड कोरल है वो तो हार्ड है, क्यों? क्योंकि उसके पास ये एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, अभी हमने देखा किससे बनता है? अरागोनाइट से बनता है। पास्ट के टाइम में अगर मैं सी की बात करूं ना, तो सी के लिए दो टर्म्स यूज होते हैं। एक टर्म यूज होता है कैल्साइट सी, एक टर्म यूज होता है अरागोनाइट सी। तो जो हमारा ओशियन है ना, वो इनके बीच में ना वो करता है, शिफ्ट करता है। पास्ट में कभी वो अरागोनाइट सी था, फिर वो कैल्साइट सी बनता है, फिर अरागोनाइट सी बनता है, फिर कैल्साइट सी बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुनिया में जो टेम्परेचर है या फिर जो क्लाइमेट फैक्टर्स है ना, वो इफेक्ट करते हैं कि आप अरागोनाइट सी हो गए या कैल्साइट सी हो गए। अब अरागोनाइट सी का मतलब क्या है कि जैसे ही सी में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वो अरागोनाइट क्रिस्टल ही बना सकता है। अगर आप कैल्साइट सी में हो, यानी कि आपका ना अभी दुनिया का क्लाइमेट ऐसा है कि जो सी है वो कैल्साइट सी है, तो जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट सी में प्रेसिपिटेट करोगे, वो कैल्साइट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। तो ये दोनों के दोनों जो मिनरल्स है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स का मतलब है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग है। ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, ये मेरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, लेकिन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले जो ऑर्गेनिज्म रहते थे वो कैल्साइट के शेल्स बनाते थे, अब वो एरागोनाइट के बनाते हैं, फिर वो कैल्साइट के बनाएंगे, फिर एरागोनाइट के बनाएंगे, ऐसे ये चलती रहेगी साइकिल। आज का जो सी है दुनिया में होलोसीन में, वो एरागोनाइट सी है, लेकिन पहले के कोरल्स कैल्साइट का भी एक्सोस्केलेटन बनाते थे। अब ये जो टर्म है एक्सोस्केलेटन, इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है नॉर्मल स्केलेटन, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। क्यों? क्योंकि मेरा स्केलेटन ना मेरी बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर मेरी स्किन है, उसके ऊपर मेरे सॉफ्ट टिश्यू। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कि आपने एक आर्मर पहन रखा है अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं मिलिट्री पर्सनल्स का देखोगे तो वो एक सेफ्टी का बेल्ट वो पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? अपने बॉडी के ऊपर पहनते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म स्केलेटन कहाँ बनाते हैं? अपनी सॉफ्ट टिश्यूज के आगे बनाते हैं। तो अगर मुझको इनको देखना हो ना, तो सॉफ्ट टिश्यू इनका स्केलेटन के अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो हार्ड कोरल्स नाम से ही मुझे पता चल रहा है हार्ड है, क्यों? क्योंकि इनके पास ये एक्सोस्केलेटन बहुत मजबूत है। और ये कैल्शियम कहाँ से आया? सी वाटर से आया। तो हमने देखा था ना, उसको टैप वाटर चाहिए, उसको बिस्लरी का पानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैप वाटर होता है या फिर हमारे लिए जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं डिसॉल्व, उनमें से एक होता है कैल्शियम। तो उसको ये कैल्शियम की जरूरत है, इसलिए वो फ्रेश वाटर में, यानी कि बिना कैल्शियम वाले वाटर्स में ना नहीं रहना चाहता। वो इसलिए ओशियंस को प्रेफर करता है, इसलिए वो लेक्स वगैरह को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ओशियन में उसको ये कैल्शियम आसानी से मिल जाता है, जिससे वो अपना एक्सोस्केलेटन बना सके। इनका दूसरा नाम क्या है? स्टोनी। क्यों? क्योंकि ये पत्थर जैसे होते हैं। अब ये जो पत्थर जैसे होते हैं, जब भी मैं कोरल रीफ सुनता हूँ मेरे दिमाग में आता है ना पत्थर, तो ये वही कोरल्स है, ये रीफ बिल्डिंग कोरल्स है, क्योंकि ये पत्थर जैसे एकदम मजबूत होते हैं। इसलिए मैं इनका नाम या तो स्टोनी कहता हूँ इनको, या तो हार्ड कहता हूँ, या तो क्या कहता हूँ? कोरल रीफ बिल्डिंग, या सॉरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स। तो ये इनके सिनोनिम्स भी हो गए। कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? जनरली ये सारे के सारे ना ट्रॉपिकल ओशियंस में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं ट्रॉपिक से दूर जाऊंगा, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री से जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा,
इनकी सर्वाइवेबिलिटी ना कम हो जाती है, क्योंकि इनको ना ये वाला टेम्परेचर रेंज अच्छा लगता है, 25 से 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, इसमें ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो जैसे ही आप ना पोल्स की तरफ जाओगे, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के एक्सट्रीम पे जाओगे, जो आपके हार्ड कोरल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं ये ट्रॉपिकल ओशियन में सर्वाइव करते हैं। और इनके पास ये एक्सोस्केलेटन भी था, हार्ड एक्सोस्केलेटन था। हमने फॉसिलाइजेशन की क्लास में देखा ही था कि अगर आपके पास हार्ड बॉडी है, उसके प्रिजर्वेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू का प्रिजर्वेशन मुश्किल से होता है। तो इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है जियोलॉजी में वो भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हार्ड कोरल्स के हो गए। इन्हीं पॉइंट से मैं डिराइव कर सकता हूँ कि मेरे जो सॉफ्ट कोरल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। उल्टा हो रहा होगा एकदम। सॉफ्ट कोरल्स है यानी कि इनके पास ये एक्सोस्केलेटन नहीं है, यानी कि ये सिर्फ फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज है, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है इनके पास। इनके पास एक इंटरनल स्केलेटन तो है, लेकिन वो जो बाहर का हार्ड एक्सोस्केलेटन था ना, और जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन थी, वो नहीं है इनके पास। कहाँ ग्रो करते हैं ये वहां ग्रो करते हैं कोल्ड लैटिट्यूड्स में, ठीक है, जहां पे मेरे हार्ड कोरल्स ट्रॉपिकल ओशियंस में ग्रो करते थे 0 से 30 डिग्री के बीच में। सॉफ्ट कोरल्स को वो जगह नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कोरल्स को हाई लैटिट्यूड वाटर्स भी सर्वाइवल के लिए इनफ है, उनको हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि इनके पास ये एक्सोस्केलेटन नहीं है, इनके पास ये सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा है, तो इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो क्या है, इनका फॉसिल रिकॉर्ड भी बहुत पुअर, ठीक है, पुअर फॉसिल रिकॉर्ड। हार्ड कोरल्स का क्या था, अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड था। यानी कि अगर मैं सैंपल्स देखूंगा किसी पैलेंटोलॉजी स्टडी में, तो मुझको ज्यादातर हार्ड कोरल्स की बात हो रही होगी, क्योंकि उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। सॉफ्ट कोरल्स के फॉसिल ही नहीं मिल रहे आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कोरल्स की मॉर्फोलॉजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हर ऑर्गेनिज्म के लिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब है वो दिखता कैसे, उसके बॉडी के पार्ट्स क्या है। जैसे मेरे बॉडी में ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मेरा फोर आर्म है, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी है। तो ये सारे के सारे टर्म्स मुझको स्टडी करने हैं, किसके लिए, कोरल्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये एक इमेज है मेरे पास, इसमें ना बहुत सारे नाम लिखे हैं, ठीक है। मुझको ये सारे के सारे नाम पता होने चाहिए, मोटा मोटा ये तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इनको ना समझने की। तो मेरे पास ये 3 इमेजेस है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानते हो या नहीं भी जानते, तो आप ना म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड बहुत चलता है। फिर मेरे पास ये एक इमेज है एक छोटे से बच्चे की। छोटा सा बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, लिटिल होता है। फिर मेरे पास ये एक डायग्राम है अर्थक्वेक का फोकस और एपिसेंटर, इसके बारे में। फोकस कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है मेरा, एपिसेंटर। तो ये टर्म जो है एपी, इसका मतलब होता है सरफेस के पास। तो ये 3 मेरे पास इमेजेस हैं जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, छोटा बच्चा, एपिसेंटर। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, अब आते हैं इस डायग्राम पे फिर से। इसमें मेरे पास ये 3 टर्म्स हैं, कोरलाइट, कोरलम, एपिथेलम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कोरलाइट पे। क्या लिखा है, लाइट, ठीक है। जो हमने बच्चा देखा था वो क्या था, लिटिल था, ठीक है। लिटिल से क्या होता है, लाइट होता है। इंस्टाग्राम का लाइट ऐप आता है, जिसके पास इतना डाटा नहीं है वो छोटा ऐप डाउनलोड कर सकता है। तो ये जो कोरल लाइट है, ठीक है, कोरल तो कोरल हो गया, लाइट हो गया। तो ये कोरलाइट क्या है, जो एक्सोस्केलेटन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है। किसका, जब मैं एक अकेले कोरल की बात करूं, एक अकेले छोटी सी चीज की बात करूं, उसकी बात हो रही है, सिंगल कोरल, ठीक है, उसके पॉलिप की बात हो रही है। पॉलिप, हम मेड्यूसा की क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों, क्योंकि कोरल्स ने मेड्यूसा का जो फॉर्म है वो लेना छोड़ दिया, उनको सिर्फ पॉलिप में भरोसा है। तो हमने ये भी देखा था कोरल्स सॉलिटरी कोरल्स होते हैं, और एक मेरे पास कोरल्स का कॉलोनी होता है। जनरली सारे कोरल्स कॉलोनी में ही होते हैं। तो अगर उस कॉलोनी में मैं एक अकेले कोरल की बात करता हूँ, एक अकेले कोरल के स्केलेटन की बात करता हूँ, तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कोरल लाइट, ठीक है, यानी कि सस्ता वाला कोरल या फिर हल्का वाला कोरल।
तो अब एक कोरल की बात कर। अब दूसरा टर्म हमने क्या देखा था, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में ना आप क्या कराते हो, एसआईपी कराते हो, कुछ लोग ना लंप सम भी कराते हैं। लंप सम, लंप सम, लंप सम का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा पैसा, 1 करोड़ एक साथ आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए। एसआईपी का मतलब है आप 10,000 हर महीने लगा रहे हो। एसआईपी का उल्टा होता है लंप सम, यानी कि एक साथ बहुत सारा पैसा। तो ये जो टर्म है लंप, वो यहाँ यूज हो रहा है लंप में। तो कोरल लंप, इसका क्या मतलब हुआ, आप एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हो। किसके एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हो आप, जो पूरा का पूरा कोरल का बॉडी है, पूरा जो कॉलोनी है उसके एक्सोस्केलेटन, यानी कि सारे के सारे मिला के जब आप बात करोगे तब आप कोरल लम यूज करोगे। अगर आप एक की बात कर रहे हो तो आप कोरल लिटिल की बात, सॉरी कोरल लाइट की बात कर रहे हो। तो ये दो टर्म तो मैंने कर लिए, कोरल लाइट, कोरल लम। इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये कोरल लम है, पूरा का पूरा बॉडी, ठीक है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन, अगर मैं एक की बात करता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, कोरल लाइट यूज करूंगा। तो एक्सोस्केलेटन एक का कोरल लाइट, सबका कोरल लम। अब ये टर्म आता है एपिथेका। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है, सरफेस पे, ठीक है। ये टर्म एपी, एपी का मतलब होता है सरफेस पे। यहीं पर ये यूज हो रहा है एपीथेका। तो एपीथेका क्या होता है, एपी मतलब सरफेस पे। तो आप ना स्केलेटन की बात कर रहे हो, बस स्केलेटन की जो सबसे बाहर की लेयर है ना उसकी बात कर रहे हो। जैसे मैं अपनी बोन्स की अगर बात करूं, मान लेते हैं, तो मेरी बोन्स के अंदर भी ना एक बोन मैरो होता है, ठीक है। और ये मेरी बोन की सरफेस है, तो ये है वो एपीथेका। जो ये सरफेस है एकदम बाहर का जो बाउंड्री है, स्केलेटन है, ठीक है, इतना मोटा स्केलेटन है, जो बाहर की सरफेस है ना वो है एपीथेका, ठीक है। तो एपीथेका क्या है, आउटर मोस्ट कैलकेरियस वॉल ऑफ द स्केलेटन। तो तीन चीजें हो गई, स्केलेटन के तीन टर्म्स हो गए, कोरल लाइट, कोरल लम और एपीथेका, ठीक है। एक अकेला, बहुत सारे, और उनका, अगर मैं बहुत सारों की बात कर रहा हूँ या अकेले की बात कर रहा हूँ, तो जो सबसे बाहर की लेयर है उसका नाम है एपीथेका, ठीक है। ये तीन टर्म्स मुझको याद करने। अब अगर मैं एक अकेले कोरल की बात करता हूँ ना, तो एक अकेला कोरल ना मेरा एक ऐसे एक ना कोन की तरह होता है, जैसे सींग होते हैं, ऐसे सींग निकलते हैं भैंस के साइड से, तो वैसा होता है एक अकेला कोरल। और अगर मैं पूरे के पूरे कॉलोनी की बात करता हूँ तो वो ऐसा एक डोम की तरह होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे सींग ऐसे मिल के एक डोम की शेप ले लेते हैं। तो अगर अकेले कोरल की बात कर रहा हूँ तो मैं कैसा है वो, ऐसे भैंस के सींग जैसा, ठीक है, कोनिकल शेप है उसकी। और अगर मैं बहुत सारे एक पूरे कॉलोनी की बात कर रहा हूँ तो वो कैसा है, वो एक डोम शेप का। तो ये जो हम इमेज देख रहे हैं ये अकेले कोरल की मैं इमेज देख रहा हूँ, ये वो सींग जैसा इसका वो है शेप, ठीक है। तो अभी तक हमने स्केलेटन की बात कर ली, ठीक है। अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ना कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था डा विंची कोड, ठीक है। डा विंची कोड करके एक मूवी थी, आई होप बहुत लोगों ने तो देखी होगी। डा विंची कोड में ना बार बार ना ये वाला इमेज आता है उसमें, ठीक है। लास्ट सफर करके एक इमेज है और इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे ना एक कप है, यहाँ पे एक कप है जो क्या है, होली ग्रेल, ठीक है। तो क्रिश्चियंस में एक टर्म यूज होता है होली ग्रेल करके, और जनरली माना जाता है कि होली ग्रेल ना कुछ नहीं है, एक कप है, ठीक है। कुछ इसका सिग्निफिकेंस होता है उनके रिलीजन में। और जो ये टर्म है कप या फिर जो टर्म है होली ग्रेल, इसके लिए एक और टर्म यूज होता है चैलिस करके या कैलिस करके। तो अगर मुझको ये टर्म पता है ना, ठीक है, जिस बच्चे को ये टर्म पता है उसके लिए आगे वाला जो मॉर्फोलॉजिकल टर्म है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कप से ये टर्म डिराइव होता है चैलिस, यानी कि ये भी एक कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके हमारे पास ये टर्म आता है कैलिस। और हमने क्या देखा, ये जो कैलिस है या चैलिस है, ठीक है, ये क्या है, एक कप है,
ठीक है, कप है यानी कि एक ऐसे बाउल शेप का कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जिसमें एक डिप्रेशन बनी हो। तो ये जो मेरा मॉर्फोलॉजिकल टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कप लाइक डिप्रेशन। कप लाइक डिप्रेशन कहाँ पे? कोरलाइट पे, ठीक है। हमने क्या देखा था? कोरलाइट क्या था? छोटा बच्चा था कोरलाइट, है ना। यानी कि मैं लाइट यानी कि एक अकेले कोरल के पॉलिप की बात कर रहा हूँ। तो ये अकेला कोरल का पॉलिप है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं ना, तो एक ऐसे कप का डिप्रेशन बना हुआ है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है ना, इसको मैं कहता हूँ कैलिस। इसको मैं कहता हूँ कैलिस। और इसी में ये सब जो मेरे पास पार्ट है, इसके ऊपर जो ये कैलिस बना है, यहाँ पर मेरा ऑर्गेनिज्म के टेंटिकल्स होते हैं, जो वो बाहर को निकालता है रात में और फिर प्लैंक्टन्स को खाता है। तो यहाँ पर मेरा मोस्टली एनिमल रहता है इस डिप्रेशन में। और ये डिप्रेशन कहाँ है? मेरे डिस्टल पार्ट में। डिस्टल पार्ट का क्या मतलब हुआ? डिस्टल पार्ट का मतलब होता है अवे, यानी कि दूर। तो अगर ये आपका ओशन का फ्लोर है, यहां से आपका ये पॉलिप बना है, ठीक है, ये आपका पॉलिप है। तो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा ओशन फ्लोर से दूर है। ओशन फ्लोर से दूर है, इसलिए डिस्टल पार्ट, ठीक है, कैलिस। और यहीं पर वो टेंटिकल्स बाहर निकालता है मेरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होली ग्रेल से कप आया, कप से चालिस एक टर्म होता है कप के लिए, चालिस से ये कैलिस बना है टर्म, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रख सकता हूँ इसको, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरा जो पार्ट है, ये वो कैलकेरियस स्केलेटन है, ठीक है, पॉलिप का जो एक्सोस्केलेटन था, और इसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे कप टाइप, इसको मैं कहता हूँ कैलिस, राइट। ये जो डिप्रेशंस है, इनको मैं क्या कहता हूँ? इनको मैं कहता हूँ कैलिस, ठीक है। तो जैसे कुछ बुक्स में ना इसका स्पेलिंग CALYX में लिखा होता है, कुछ बुक्स में जो नॉर्मल हम ये कर रहे हैं CALIC ये भी लिखा होता है, ठीक है, CALYX। ये दो इसके स्पेलिंग्स हो गए मेरे पास। तो अब बढ़ते हैं अगला जो मॉर्फोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो ये मेरे पास ना एक पार्लियामेंट का फोटो है। तो मोदी जी ये जो चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका नाम है सिंगल सेप्टा, ठीक है। तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तब ये जो सेप्टा है ना, ये जवाहरलाल नेहरू जी को गिफ्ट किया था तमिलनाडु के प्रिंस ने, एज अ टोकन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पावर। तो इसमें जो ये टर्म आ रहा है ना सेप्टा, सेप्टा का मतलब होता है कि कोई ना छड़ी जैसी चीज की बात होती है। जैसे इसमें मैं देखूं तो एक स्टिक है ये, तो सेप्टा एक जो टर्म है वो एक छड़ी जैसे वर्टिकल चीज के लिए यूज होता है, कि आप एक स्टिक की बात कर रही हो। तो सेम टर्म ना मेरे पास कोरल्स की मॉर्फोलॉजी में भी यूज होता है, सेप्टा। अब मैं सेप्टा इसमें बात करूं ना, तो सेंगोल सेप्टा या नॉर्मल सेप्टा ना एक स्टिक होते हैं, लेकिन इसमें जो ये सेप्टा है ना, ये कैसे वॉल की तरह। दोनों में कॉमन क्या है? ये भी वर्टिकल रखा जाता है और ये भी वर्टिकल। जैसे आपके घर में जो वॉल्स है ना, ये वैसा कुछ है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है जो आपका एक्सोस्केलेटन है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। तो एक सेप्टा मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, एक सेप्टा इधर को निकल रहा होगा, एक सेप्टा जैसे ये मेरा एक हाथ हो गया, एक ऐसे हाथ, एक ऐसे 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 करके मल्टीपल रेडियल पैटर्न में मल्टीपल आपके पास सेप्टास होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये घर है, इसमें ये दो वॉल्स है मेनली, तो ये सेप्टास ऐसे रेडियली निकलते हैं। अगर मैं इमेज देखूं तो ये जो चीजें हैं, जो ये नीचे की तरफ ऐसे एक वॉल की तरह आ रहे हैं, काम क्या है? ये जो बाहर का आपके पास वो है एक्सोस्केलेटन है, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो सेप्टा बाय डेफिनेशन क्या होता है? वर्टिकल प्लेट्स होती है, ठीक है। कैसे अरेंज्ड होती है? रेडियल तरीके से अरेंज होती है। जैसे ये हाथ ऐसे करके आप पैटर्न इमेजिन करोगे, तो वो सेप्टा का पैटर्न, ठीक है। सेप्टा भी बहुत तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सेप्टा होता है, एक सेकेंडरी सेप्टा होता है। प्राइमरी सेप्टा जो सबसे पहले बना है, ठीक है, सबसे पुराने सेप्टा है उस ऑर्गेनिजम्स के। और फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म, नए सेप्टा बनेंगे क्योंकि एक्सोस्केलेटन बड़ा होगा। तो प्राइमरी वालों को प्रोसेप्टा कहते हैं, नए वालों को मेटासेप्टा कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेप्टा और सेकेंडरी सेप्टा। अब ये जो सेप्टा है, इसका जब मैं ना पैटर्न देखता हूँ बाहर से, तो जहां पर ये मीट कर रहा है मेरा
एपिथेका से, ठीक है, जहां पे ये सरफेस से मीट कर रहा है, तो वहां पे ना कभी कभी एक रिज तरीके का पैटर्न बनता है। रिज मतलब ऐसे उभार बनते हैं, ठीक है, जैसे मेरी हड्डी यहाँ बाहर आ रही है तो ये उभार है, रिज टाइप का एक पैटर्न। तो सेम चीज हमारा इसमें भी बनता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, कॉस्टे कहता हूँ, ठीक है। तो सेप्टा अगर मैं बाहर से देखूं और मुझको एक रिज लाइक का पैटर्न दिखे तो उसको कॉस्टा कहा जाता है, कॉस्टे कहा जाता है। चलो मूव करते हैं, ये पैटर्न भी हमने देख लिया। तो हमने सेप्टा भी देख लिया जो इसके अंदर ऐसे स्टैंडिंग वॉल्स हैं। अब मूव करते हैं इन टर्म्स से फॉस्यूला डिसिपिट डिसेफाइमेंट्स, ठीक है। तो ये टर्म्स क्या है, ये सब भी ना सपोर्ट का काम करते हैं। तो मेरा सेप्टा वर्टिकल वॉल्स थे, उसमें डिसेपेमेंट्स और चीजें होती हैं जो उसको सपोर्ट करता है। जैसे ये दो हाथ है मेरे पास, ठीक है, ये एक सेप्टा यहाँ है, एक सेप्टा यहाँ है, इनके बीच में अगर मैं ऐसे कंबाइन करूं इनको, तो ये जो चीज, ये जो स्ट्रक्चर होगा, जो दो सेप्टा के बीच में बन रहा है, ये डिसेपेमेंट, ठीक है। ये वाला टर्मिनोलॉजी है। आउटवर्डली ग्रोइंग कन्वेक्स प्लेट डेवलप्ड विद इन अ कोरलाइट, जो काम क्या करते हैं, दो एडजेसेंट सेप्टा को ज्वाइन करते हैं। सेम मेरे पास एक और टर्म है फॉस्यूला। फॉस्यूला का मतलब क्या है, फॉस्यूला का मतलब है कि अगर मान लेते कहीं पर एक सेप्टा होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे एक सेप्टा होना चाहिए था लेकिन वहां पे है नहीं, मिसिंग है सेप्टा, तो वो जो मिसिंग सेप्टा है उसको मैं फॉस्यूला कहता हूं, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास ये कुछ टर्म्स हैं, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। एक है टैबुला, एक है कॉलुमेला और एक है स्टाइलिफॉर्म। टैबुला का मतलब क्या है, आप किसी हॉरिजॉन्टल चीज की बात कर रहे हो। कॉलुमिनर का मतलब क्या है, आप किसी एक वर्टिकल रॉड की बात कर रहे हो। तो ये जो कॉलुमेला होता है, पूरे स्ट्रक्चर में ना, इसके स्ट्रक्चर के बीच में एक ऐसे एक वर्टिकल पिलर है, ठीक है। इस वर्टिकल पिलर को मैं कॉलुमेला कहता हूं। और इसी पिलर के बाजू में ना मेरे पास कुछ टेबल जैसे फीचर्स होते हैं, मतलब ये तो कॉलुमेला हो गया, इसके बाजू में ऐसे टेबल जैसे जो फीचर्स हैं, इसको टैबुलर कहते हैं, टैबुला कहते हैं, टैबुले कॉलुमेला। तो ये टैबुला और डिसेपिमेंट्स में मुझको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों के दोनों तो ऐसे वाले पैटर्न्स हैं, हॉरिजॉन्टल वाले पैटर्न्स हैं, लेकिन डिसेपिमेंट्स का काम क्या है, डिसेपिमेंट्स का काम है कि ये दो सेप्टा, इन दो सेप्टा के बीच में होता है, जबकि टैबुला कहाँ होता है, जो कॉलुमेला है उससे निकलता है, सेप्टा से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। ये दोनों में फर्क हो गया मेरा। तो टैबुला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं विद इन अ कोरलाइट, और कॉलुमेला से निकलते हैं वो सारे के सारे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस डायग्राम में, तो जो मेरा कॉलुमेला है उसके बाजू में टैबुले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जबकि ये जो डिसेपिमेंट्स है ये सेप्टा के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेरा मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन हो गया फॉसिल्स, कोरल्स का। अब हम ना कोरल्स के एक और क्लासिफिकेशन में जाते हैं कि ठीक है, कोरल्स हमने देखा था कि हार्ड कोरल्स होते हैं, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, लेकिन कोरल्स का ना एक और क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाले कोरल्स देखूं, ये वाले कोरल्स देखूं, तो इनमें फर्क क्या है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना, तो मुझको ये सेप्टा दिख रहे है ना, अगर मैं देखूं तो ये बहुत सारे सेप्टा मुझको दिख रहे हैं, इसमें वो सेप्टा एब्सेंट है, इसमें जो कॉलुमेले है वो प्रोमिनेंट है, सेप्टा एब्सेंट है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। तो इसी के बेसिस पे ना मेरे तीन क्लासिफिकेशन बनते हैं कोरल्स के। एक तो टैबुलेट कोरल्स होते हैं, इनके नाम से ही मुझको पता चल रहा है कि इसमें जो ये टैबुले वाला फीचर था, ये टैबुले वाला जो फीचर था ये प्रोमिनेंट होगा, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स थे ये प्रोमिनेंट होने चाहिए। तो टैबुला कोरल क्या होते हैं, टैबुला कोरल वो है जिनके पास वेल डेवलप्ड टैबुले होता है और इनका जो सेप्टा होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इस इमेज में देखूं, मुझे सेप्टा बहुत सारे दिख रहे थे, इस इमेज में वो सेप्टा मिसिंग है, तो ये टैबुला कोरल, टैबुलर कोरल। तो टैबुलेट कोरल में क्या होता है, टैबुला डेवलप्ड होता है लेकिन सेप्टा डेवलप्ड नहीं होता, और इनके जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्साइट से बने होते हैं, जबकि इसके और ये जो कोरल्स होते हैं जनरली कॉलोनियल कोरल्स होते हैं, मतलब सॉलिटरी कोरल्स नहीं बनाते ये वाले कोरल्स।
तो पहला ऑर्डर क्या हो गया, टैबुलेट कोरल हो गया। दूसरा ऑर्डर क्या है मेरा, रूगोस कोरल्स। ये उसका कंप्लीट ऑपोजिट है, टैबुलेट का कंप्लीट ऑपोजिट है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरे पास सेप्टा है वो वेल डेवलप्ड होगा और जो मेरे टैबुला है वो अंडर डेवलप्ड होंगे, वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे, लेकिन सेप्टा प्रोमिनेंट होगा। तो ये वाला कौन सा है, ये रूगोस कोरल। ठीक है, अगेन ये भी कॉलोनियल होते हैं, ये भी कैल्साइट से अपना शेल बनाते हैं। अब मेरे पास एक तीसरे तरीके का भी कोरल है, मतलब तीसरे तरीके का भी ऑर्डर है कोरल के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ स्क्लेरैक्टिनियन कोरल्स। ठीक है, इसमें और र्यूगोस कोरल्स में ना बहुत सिमिलैरिटीज है। र्यूगोस में क्या था, वेल डेवलप्ड सेप्टा था। ठीक है, यानी कि उसके अंदर मैं शेल में देखूंगा तो मुझको ऐसे एक रेडियल पैटर्न दिखेगा स्टैंडिंग वॉल्स का। सेम चीज इसमें भी होगी, बट दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर जो सिमेट्री है ना इन वॉल्स की, वो हेक्सागोनल टाइप की सिमेट्री है, यानी कि 6 फोल्ड की सिमेट्री है, जिसको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, हेक्सामीरल कहते हैं। रूगोस में कौन सी वाली थी, उसमें टेट्रामीरल सिमेट्री थी, यानी कि 4 की बात हो रही है और इसमें 6 की बात हो रही है। ये इन दोनों में फर्क है। सेकंड, ये अकेला मेरे पास ऐसा कोरल है जो एरागोनाइट के शेल्स बना रहा है। बाकी दोनों के दोनों रूगोस मेरे पास कैल्साइट का शेल बना रहा था, टैबुलेट भी मेरे पास कैल्साइट का शेल बना रहा था, ये अकेला है जो मेरे पास एरागोनाइट का शेल बना रहा है। तो ये 3 तरीके के ऑर्डर है मेरे पास कोरल्स के अंदर। ठीक है, एक और मतलब सब क्लासिफिकेशन है कोरल्स के अंदर। अब मैं इनको अगर मैं टैबुलर फॉर्म में देखूं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं स्केलेटल कॉम्पोजिशन देखूं, टैबुलेट की कैल्साइट है, सिर्फ स्क्लेरैक्टिन की है जो एरागोनाइट के शेल्स बना रहा है। सेप्टा इन दोनों में वेल डेवलप्ड है सेप्टा। टैबुलेट सिर्फ इसमें वेल डेवलप्ड है, टैबुलेट वाले में। सेप्टा का अरेंजमेंट इसमें तो बात ही नहीं करनी, इसमें 4 का है, इसमें 6 का है। ठीक है, यानी कि 6 के मल्टीपल्स में बात होगी या 4 के मल्टीपल्स में बात होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन तीनों ऑर्डर्स के अंदर, अगर मैं इनकी जियोलॉजिकल रेंज देखूं, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ना कब ये एग्जिस्ट करते थे, तो इनमें से ना 2 ऐसे हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ अकेला मेरे पास स्क्लेरैक्टिनियन कोरल है जो आज भी एग्जिस्ट करता है, पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट करता है। ये दोनों के दोनों मेरे अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कब एक्सटिंक्ट हुए ये, पर्मियन के एंड में, पर्मियन की मास एक्सटिंक्शन में ये दोनों भी मेरे एंड हो गए। तो इनका स्टार्टिंग हुआ था ऑर्डोवीशियन में और एंड दोनों का पर्मियन में एक साथ हो गया। उसके बाद ट्राइसिक में ये वाले कोरल इवॉल्व हुए और ये अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फर्क है इन तीनों ऑर्डर्स में। दोनों एक्सटिंक्ट है, ये अभी भी लिविंग है। इसमें टैबुलेट इंपॉर्टेंट जो वो है मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है, इसमें सेप्टा इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी है इन दोनों के अंदर। उसमें 4 की बात होती है यानी कि टेट्रा की बात होती है, इसमें हेक्सा यानी कि 6 की बात होती है कि कितने होंगे, 6, 12, 18 ऐसे सेप्टास होंगे। तो ये तो ऑर्डर हो गए इनके। अब हम देख लेते हैं कि ना इनका यूज क्या है। कोरल्स हमने स्टडी कर लिया, मॉर्फोलॉजी देख ली, अब इनका ना जियोलॉजिकल यूज देखते हैं कि मैं इनको ना स्ट्रैटिग्राफी में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो कोरल का मोटा मोटा हमने क्या क्या देखा था। कोरल हमने देखे थे जो मेरे पास स्टोनी कोरल्स थे, जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स थे, कहाँ लाए करते थे, इक्वेटर के पास में लाया करते हैं, ट्रॉपिक्स में लाया करते हैं। यानी कि इनके प्रेजेंस से फॉसिल रिकॉर्ड में अगर मुझे कोरल का प्रेजेंस मिलता है तो मैं ये डिराइव कर सकता हूँ कि ये इक्वेटर के पास था कि नहीं था। यानी कि मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ, पैलियो लैटिट्यूड डिराइव कर सकता हूँ। कहाँ लाया करते हैं ये, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो अगर आपको फॉसिल में कोरल का फॉसिल मिलता है तो आप ये बाय श्योरिटी कह सकते हो कि आप कौन से लैटिट्यूड पे बना था ये वाला रॉक। ये वाला रॉक आपका पैलियो लैटिट्यूड 0 to 30 डिग्री नॉर्थ या 0 to 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में कभी बना होगा, कहीं बना होगा। ठीक है, यहाँ नहीं बना होगा, यहाँ नहीं बना होगा, राइट, क्योंकि जो स्टोनी कोरल्स है वो मैक्सिमम मुझको मिलते हैं। सेकेंड, मैं क्या चीज डिराइव कर सकता हूँ, मैं जियोकेमिस्ट्री अगर मैं देखूं हमारे शेल्स की, तो ये मेरा उसका पॉलिप है कोरल का। इसको क्या बनाना है, इसको एक एक्सोस्केलेटन बनाना है। और ये एक्सोस्केलेटन किस चीज से बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाता है। और ये कैल्शियम आता कहाँ से है, सी वाटर से आता है।
ठीक है, ये कार्बोनेट भी। तो अगर मैं ना जियोकेमिस्ट्री का यूज करूं, और हमको मालूम है जियोकेमिस्ट्री में हम एक टर्म यूज करते हैं डेल्टा 18O, इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? इससे मैं बहुत चीजें निकाल सकता हूँ कि आपका पैलियो क्लाइमेट कैसा था, ठीक है, पैलियो लैटिट्यूड भी एक तरीके से निकाला जा सकता है। तो डेल्टा 18O से आप बहुत चीजें निकाल सकते हो अगर आपको पता चल जाए कि जो दो आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के 18 और 16, इनका जो रेशियो है, अगर आपको वो पता चल जाए पास्ट के बारे में, तो उससे आप बहुत चीजें इन्फर कर सकते हो कि टेम्परेचर कैसा था, प्रेसिपिटेशन कैसी थी। अब मुझको ये O18 O16 का रेशियो मिलेगा कैसे, कि पास्ट में था कैसे? ये मुझको मिलेगा इस कोरल के शेल से, क्योंकि ये कोरल जब लिविंग था, इसने जब अपना शेल बनाया, उसमें इसने ये ऑक्सीजन जो इंक्लूड करी, कहाँ से आई? उस टाइम के एनवायरनमेंट से आई। उस टाइम पे O18 O16 का क्या रेशियो चल रहा था एनवायरनमेंट का, उससे उसने अपना शेल बनाया। तो इसका शेल एक इंडिकेटर है, इसके शेल की जियोकेमिस्ट्री एक इंडिकेटर होगी पास्ट की जियोकेमिस्ट्री कैसी थी। उससे मैं बहुत चीजें और इन्फर कर सकता हूँ कि प्रेसिपिटेशन कैसा था, टेम्परेचर्स कैसे थे, सैलिनिटी कैसी थी, ठीक है। तो जियोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कोरल्स के ये जो शेल्स हैं। एक काम मैं और कर सकता हूँ इससे, शेल्स कोरल से, कि कोरल्स के ना जो शेल होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं तब वो ना ट्री रिंग की तरह ग्रो करते हैं। तो ट्री रिंग ना ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स में ग्रो करती है, और ये जो एक रिंग होती है ये एक एनुअल पैटर्न में ग्रो करती है, यानी कि एक साल में एक रिंग ग्रो करती है। कोरल के शेल्स जो होते हैं ना, उसमें डेली की भी रिंग्स होती हैं, उसमें एनुअल रिंग्स भी होती हैं। तो साइंटिस्ट क्या पता कर सकते हैं? साइंटिस्ट पता कर सकते हैं कि वो एनुअल रिंग्स गिनते हैं, ठीक है, ये एक एनुअल रिंग है। फिर वो क्या गिनते हैं, इस एनुअल रिंग के अंदर कितनी डेली रिंग्स हैं। तो 1 2 3 सॉरी 4 5 ऐसे वो गिनते हैं। तो बहुत लोगों ने क्या फाइंड किया कि डिमोनियन के टाइम में जो कोरल्स हैं, उनके जो रिंग्स हैं, डेली वाली रिंग्स जो एक साल के अंदर बनी है, वो अराउंड 400 होती है, यानी कि एक साल में 400 डेली रिंग्स बन रही हैं उसके अंदर। तो इससे मैं क्या इंफरेंस निकाल सकता हूँ? इससे मैं ये इंफरेंस निकाल सकता हूँ कि डिमोनियन के टाइम पे ना जो अर्थ का एक साल था, आज तो वो 365 डेज है, लेकिन डिमोनियन के टाइम पे वो कितना था? 400 दिन था, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है वो भी धीरे धीरे करके स्लो हो रहा है, जो हमको एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से पहले ही पता है कि अर्थ ना उसका रोटेशन स्लो हो रहा है। हमारे पास एक पैलेंटोलॉजी में भी रिकॉर्ड कि हाँ, कोरल्स पहले बता रहे थे कि एक साल में इतने दिन आते हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ डेज कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन धीरे हो रहा है। तो अगर आप रोटेशन धीरे करोगे तो एक साल में आप कम बार घूमोगे अपनी एक्सिस पे, यानी कि कम बार दिन नाइट का जो चेन है वो क्रिएट कर पाओगे। तो ये भी एक काम होता है कोरल्स का कि वो मुझको बताते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है ना, वो क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो ये 3 मेन काम है कोरल्स के। एक तो रोटेशन के बारे में बताता है, उसकी जियोकेमिस्ट्री पास्ट की क्लाइमेट के बारे में बताती है, और उसका एग्जिस्टेंस पास्ट की लैटिट्यूड के बारे में बताता है। तो ये हमने कोरल्स के बारे में सब कुछ, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ कर लिया कि कोरल्स हैं क्या, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी कर ली, उनके यूसेज कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ग्रुप में शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट करेंगे।